मंच पर मौजूद आदरणीय चेतन बैराम जी, जो कि भंडारा पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, आदरणीय वामन राव तुरिले जी, मिलिंद हड़वे जी, राकेश चेतुले जी, शिवराज उइके जी, कोचे जी, बबन मेश्राम जी और यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकार, आप सभी को सबसे पहले मैं आज जो राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कर पत्रकारों के साथ संवाद साधने का मौका दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है 16 नवंबर का दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और उसी के बाद से जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसका जन्म हुआ भारत में और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई उसके लिए हम लोग आज पत्रकार दिन मनाते हैं। और इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो स्वतंत्र पत्रकार है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए और समाज के सभी कोने से, चाहे वो प्रशासन हो, स्कूल टीचर्स हो, आम नागरिक हो, युवा हो, सभी ने मिलकर जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज हम ऐसा समय भी देखते हैं जहां पे पत्रकारिता किसी एक एजेंडा को आगे बढ़ाती है, किसी कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाती है, किसी एक सोच को आगे बढ़ाती है, लेकिन आम नागरिक के लिए जरूरी है कि पत्रकार जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आज के दिन में जो पत्रकारिता का उद्देश्य है, जनता के जो सवाल है वो प्रशासन के सामने रखना, इस सवाल को, इस उद्देश्य को हमने आज के दिन दोबारा से याद रखना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र के जो बाकी 3 स्तंभ है जिसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये 3 अपना कार्य किस प्रकार से सही माध्यम से करें, सही तरीके से करें, इसको इंश्योर करने का जो जिम्मेदारी है वो पत्रकारिता के ऊपर है। अगर मीडिया नहीं रहेगी या मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगी तो ये जो तीनों स्तंभ है जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, ये तीनों स्तंभ अपना कार्य केवल जनता का शोषण करने का करते हैं, क्योंकि इनके पास असीम पावर है, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है और ये पावर, जैसे कहा जाता है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरकार, जुडिशरी और लेजिस्लेटर अपना कार्य केवल और केवल जनता का शोषण करने का करेंगे। इसलिए मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो 3 स्तंभ है इनकी जिम्मेदारी कैसे करें, इनसे सवाल किस प्रकार से पूछें, इनको ये याद दिलाएं कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है। और आप बाकी देशों का इतिहास देखिए, पूरे विश्व का इतिहास देखिए, जिन जिन देशों में मीडिया ने सवाल पूछना छोड़ दिए उन देशों में लोकतंत्र नहीं बचा, उन देशों में डिक्टेटरशिप आई। अब जर्मनी का देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 से 2 के बीच में एडॉल्फ हिटलर आए, वहां पे वहां की मीडिया ने लोग एडॉल्फ हिटलर ने सवाल पूछना छोड़ दिए। पाकिस्तान में मीडिया ने, वहां की सरकार ने सवाल पूछना छोड़ दिए। अरेबियन वर्ल्ड में बहुत सालों तक मीडिया ने सवाल नहीं पूछे जब तक कि ये अरब स्प्रिंग आई, और जब अरब स्प्रिंग आई तो मीडिया ने सवाल पूछना चालू किए, और जब सवाल पूछना चालू की तो पूरी स्प्रिंग आई, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात होना चालू हो गई। उसी प्रकार हम लोग चाइना में देखते हैं कि मीडिया सवाल नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, तो वहां पर भी लोगों के अधिकार सुनिश्चित नहीं किए जाते। आज का जो पत्रकार दिवस है, मेरा ये मानना है कि पत्रकार का जो सबसे पहला जो धर्म है वो, अगर मैं कोई दूसरा पुलिस अधिकारी बोलता तो वो बोलता है कि भाई नहीं, आपने कंस्ट्रक्टिव लोगों को पॉजिटिव न्यूज देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जो सबसे पहला धर्म है वो क्रिटिसिज्म करना है, आलोचना करना है, क्योंकि आलोचना ही ऐसी चीज है जिससे आप बाकी सभी डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे। तो क्रिटिसिज्म सबसे पहले करना ही पत्रकारिता का धर्म है। पॉजिटिव न्यूज छापना ये तो काम उनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी कर लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का काम ही है पॉजिटिव न्यूज छापना।
पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम नहीं है, वैसे सभी डिपार्टमेंट में पीआरओ है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, उनका फंड है, सोशल मीडिया चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, ये सब तो उसमें बताते ही हम लोग क्या अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो पत्रकार है उनका काम है कि आप करते करते इसमें क्या गलती कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो गलती हो रही है सभी डिपार्टमेंट से उसको उजागर करना। अगर पत्रकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि पत्रकारिता का सबसे पहला धर्म है, और पत्रकार अगर नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, और उसके बाद जो नुकसान होगा वो जनता का होगा और आगे जाने लॉन्ग टर्म में देश का होगा। जैसे कि अब हमारे जो भंडारा जिला है, यहाँ पे रेती उत्खनन की बहुत बड़ी समस्या है, धान की बहुत बड़ी समस्या है। अब मान लीजिए कि पत्रकार उस पर सवाल उठाना बंद कर दें, रेती उत्खनन पर सवाल उठाना बंद कर दें, तो फिर इस पर सवाल कौन उठाएगा? अगर मान लीजिए प्रशासन भी उस पर काम करना बंद कर दे और जनता परेशान है क्योंकि उनके गांव में से रेती निकल रही है, और जनता से भी ज्यादा जो है वो हमारा क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, पर्यावरण की प्रॉब्लम है। हमने देखा कि किस प्रकार से जो पर्यावरण की जो गतिविधियां हैं किस प्रकार से बदल रही हैं। हमने अभी 3 साल कोविड से हम लोग बीते, हमको ये समझ में आया कि जब जो प्रकृति है, प्रकृति जो अपना प्रकोप दिखाती है, तब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, लोगों की जानें जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो नदी में से रेती निकाली जाती है, अगर वो जिस प्रमाण पे जो अलाउड है, जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने बताया है, उससे ज्यादा निकाली जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बाढ़ में सब लोग बह जाएंगे। अगर रेती ज्यादा निकालेंगे सब लोग बाढ़ में बह जाएंगे, लोगों की मौतें होंगी। लेकिन वो कब होगा? जब वो होगा तब हम उसको रोक नहीं पाएंगे। जब वो चीज चालू होगी तब हम ये बात अफसोस कर सकते हैं कि काश हमने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा नहीं किया होता। तो अगर पत्रकार इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? अगर पत्रकार उस मुद्दे को सामने नहीं रखेंगे तो ये चीज लोगों के ध्यान में कैसे आएगी? तो पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो मेरा मानना है धर्म है वो क्रिटिसिज्म करना है, आलोचना करना है। लेकिन उस समय में मेरा ये मानना है कि जब हम लोग आलोचना करते हैं तो पर्सनलाइज ना होते हुए किसी जो चूक हो रही है उसको बताना चाहिए, ताकि वो चूक हमारे सामने में आए। निदर्शन जो मेरे साथ में, मेरा तो ये मानना है कि जो भी ईमानदार आदमी है, जो भी ईमानदार अधिकारी है, ईमानदार नेता है, वो तो वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेगा, उसको बहुत खुशी होती है। जैसे बहुत सारी चीजें, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मीडिया ने आते ही जब मैं आया तो लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि बोले कि जो गौ तस्करी होती है, तो गौ तस्करी में बोले ये 4-5 गाड़ियों को आप लगा देंगे, इस पे कार्रवाई कर देंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो गाय है वो तो वो गौशाला में जाती है, वो गौशाला से फिर रिटर्न वहीं चली जाती है, काम पे चली जाती है, हैदराबाद चली जाती है। तो ये बात तो मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं पता, ये तो मीडिया से पता चली। मीडिया से पता चली, फिर हमने खुद की इंक्वायरी की, फिर कुछ गौशाला पे कार्रवाई की। इसी प्रकार से मीडिया ने बताया कि जो रेती चोरी होती है उसके बहुत सारे इंफॉर्मेंट रास्ते पे खड़े रहते हैं, और आप जाएंगे, आप रेती घाट पे जाएंगे, आपको लगे चोरी हो ही नहीं रही है। लेकिन होता क्या है कि आप जब निकलेंगे तो वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। तो एक बार हमने फिर इंफॉर्मेंट पे भी कार्रवाई कर दी। उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि और भी चीजें आपने बताई, तो ये चीजें जो क्रिटिसिज्म है, जो भी ईमानदार आदमी है, जो भी ईमानदार नेता है, ईमानदार पॉलिटिशियन है, ईमानदार अधिकारी है, वो तो इन चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि आप उसके डिपार्टमेंट में, उसके अधिकार के नीचे जो चूक हो रही है वो आप उजागर कर रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं अपना काम अच्छे से करने में। बस आप उसको एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करने के बजाय इशू को टारगेट करेंगे तो उसका फायदे की चीज है। लेकिन जो ईमानदार नहीं है उसको इससे परेशानी रहती है, क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप पॉजिटिव छापिए हमारे बारे में। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव छापने का काम उनका खुद का है। अब जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, वो एक यूट्यूब पे अपना कुछ चैनल्स है, तो वो 50% टाइम पहले सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर 50% एक पॉजिटिव न्यूज बताते हैं। तो जैसे ही वो 50% 10 मिनट का वीडियो होता है, 5 मिनट का, जैसे ही वो क्रिटिसिज्म खत्म करता है मैं बंद कर देता हूँ।
वो बोलता है पॉजिटिव न्यूज सेक्शन है, मैं उसको ही बंद कर देता हूँ। किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारी आज की जो पब्लिक है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पॉजिटिव न्यूज सुनने में। ये आपके साथ भी होता होगा, आप भी अभी अखबार में तो पता नहीं चलता कि किसने कौन सा आर्टिकल पढ़ा कौन सा नहीं पढ़ा, लेकिन अगर पर्सनलाइज जाएंगे तो वो ही पढ़ता है क्रिटिसिज्म, छोड़ देता है पूरा पॉजिटिव न्यूज, उसको पढ़ना ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब एक आधा चैनल आप देखिए यूट्यूब पे जो पॉजिटिव न्यूज दे रहा है, उसका व्यूज देखिए आप कितना रहेगा। वीडियो में अगर पहले पॉजिटिव न्यूज आ रही है और बाद में नेगेटिव न्यूज आ रही है तो आपको पता चल जाएगा पहले 5 मिनट लोग देख ही नहीं रहे हैं, बाद का 5 मिनट देख रहे हैं। तो सबसे तो ये अपना धर्म। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एजेंडा पे काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है इसके बारे में हम अच्छा छापेंगे, उसके बारे में अच्छा छापेंगे, लेकिन फिर हमें अपना अल्टीमेट एम ये जानना बहुत जरूरी है। हमें ये जानना जरूरी है कि हम देश की सेवा के लिए है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की सेवा के लिए। अगर देश की सेवा के लिए तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम जहां पर रह रहे हैं वो चीजें को हम लोग उजागर करें, जो पब्लिक की समस्याएं हैं छोटी मोटी उसको उजागर करें, और उन समस्याओं को उजागर करते हुए भविष्य में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाए और वो टल जाए। हमारे जो छोटे मोटे जो हम लोग सवाल पूछते हैं उससे अब बहुत सारी चीजें हुई हैं, हमने कोविड के टाइम में देखी हैं। हमने अब मैं एक एग्जांपल ना लेते हुए, अगर मैं जस्ट एक नाम ना लेते हुए मैं बताऊं कि कोई बिल्डिंग है मान लीजिए जहां पर लोग आते हैं, पब्लिक के लोग आते हैं, वहां पे फायर ऑडिट नहीं हुआ मान लीजिए, वहां की जो वायर्स है पुरानी है और वो चल रहा है, और आपने मान लीजिए उस पर सवाल उठा दिया कि भाई यहाँ की वायरिंग पुरानी है, यहाँ पे रोज पब्लिक के लोग आते हैं, हजारों की भीड़ आती है, किसी दिन यहाँ पे आग लग गई तो क्या होगा? तो वो उसको डिपार्टमेंट में वो क्वेश्चन जाएगा कि भाई ये चीज को तो भी मेरे को देखना चाहिए। और अगर आपके बोलने से अगर उसने देख लिया और किसी ना किसी ने देखा, किसी ना किसी ने उसका निवारण किया, तो मान लीजिए जिस दिन आग लगेगी वहां पे तो कितने लोगों की जान बच सकती है। ऐसे इंसिडेंट भंडारा में हुए हैं। और इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक के सवाल रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दब जाते हैं। और आज का समय तो ऐसा है कि आज प्रिंट मीडिया भी है, डिजिटल मीडिया भी है, मूवीज के माध्यम से, शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से हम लोग समाज को मैसेज देते हैं। और आज का समय ऐसा है, आज दो चीजें हैं जिससे हर कोई पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ। ये दो चीजें क्या है? पहले तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और दूसरा सोशल मीडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन में कोई भी किसी से माहिती मांग सकता है। आप पत्रकार हैं, आप कहीं डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनको बैठाएंगे, आपको पूरी माहिती देंगे। लेकिन आम नागरिक भी उनको आरटीआई में एप्लीकेशन देगा तो उसको देनी है। अभी डीपीडी की है, जिला नियोजन समिति की मीटिंग थी आज, उसमें क्या डिसीजन हुआ? आरटीआई में मांग लो पूरा, इसको इतना फंड दिया, इसको इतना फंड दिया, इसको इतना फंड दिया, और फिर उसके बाद अपना इंस्टाग्राम चैनल, ट्विटर पर डाल दिया उन्होंने कि भाई इसको इतना कम क्यों दिया, पिछले साल इतना दिया था, उन्होंने खर्च किया था क्या? तो खर्च किया था तो क्या खर्च किया था, ये तो कोई भी पूछ सकता है। अब इंस्टाग्राम पे मान लो किसी के 20,000 फॉलोअर है या 50,000 फॉलोअर है, तो उसके फॉलोअर तो उसको देख ही रहे, उसमें उसको शेयर कर रहा कोई। अब मान लो मैंने कोई वीडियो बना के डाला तो उसको 5,000 लोगों ने शेयर कर दिया, 5,000 लोग मतलब 5,000 परिवार, तो कितने लोग हुए? 50-60,000 लोगों तक तो वो पहुंच ही गया। तो आज के टाइम में हर कोई पत्रकार है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है, जैसे लोकमत है, देश उन्नति है, जितने भी पत्रकार है, उनकी इंपॉर्टेंस है। वो जब सोशल मीडिया पे कोई डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग मानते हैं कि ये सही बोल रहे हैं। कोई ऐसे आदमी डालेगा तो बोलेंगे ये कुछ भी बोल रहा है, बेवकूफ है ये। हम देखते हैं किसने बोला, जो बोला उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसने बोला। तो जिसने बोला उसकी वैल्यू है, और यही आज के टाइम में जरूरी है कि जो बोल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, बोलने वाले की, वो कौन है। क्योंकि सोशल मीडिया के टाइम में तो कहाँ से तो जितनी इंफॉर्मेशन आती है, मुझे खुद को इतने मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो कोई अपना एजेंडा बोल रहा है, कोई एक तो बहुत बार क्या वो बोले महुआ दारू वाले, बहुत दुकानें हैं, बहुत बोले बहुत महुआ दारू चल रही है, मैसेज कौन कर रहा है? वो देशी दारू की दुकान वाला।
बहुत चल रहा है। तो उसकी वैल्यू, बात का इंपॉर्टेंस है क्या? तो जो बोल रहा है उसकी बात का इंपॉर्टेंस है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जब हमारी जो इमेज है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अगर इमेज ऐसी बन गई कि नहीं हम लोग पक्षपात करते हैं या हम लोग न्यूट्रल नहीं है, तो जो ये है पाठक है, जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, वो ऐसा कर देगा, बोले नहीं ये तो पक्षपात करते हैं। और आज के टाइम में जो हमारे देश की स्थिति है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो पक्षपात करते हैं। जो पब्लिक है, जो जैसे मैं भी एक पब्लिक हूँ, जब मैं सुन रहा हूँ, एक आम आदमी हूँ, तो मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि ठीक है चलो ये चैनल है, ये बहुत अच्छा चैनल है, इनके पास बहुत अच्छी पब्लिसिटी है, इनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट का सपोर्ट है, लेकिन मैं उनका वीडियो नहीं देखता, जब उनकी बातें मैं कभी नहीं सुनता। मुझे पता है कि ये तो भाई ये पक्षपात कर रहे हैं, तो इनको मैं क्या अपना समय क्यों खराब करूं? कोई छोटा सा आदमी है, उसका चलो यूट्यूब पे 1000 ही फॉलोवर्स है, लेकिन वो बात सही बोल रहा है, उसकी बात सुन के लग रहा है, उसकी एक इमेज है कि भाई नहीं ये इंडिपेंडेंट है, तो मैं तो उसी का देखता हूँ। वैसे सभी के साथ में, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पब्लिक के साथ में ऐसे ही है। कोई कितना भी टीआरपी का ये करे कि नहीं ये टीआरपी हमारी बहुत ज्यादा है, कोई कितना भी बोलते कि हमारे स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा है, हमारा एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक उसी को सुनेगी जिसकी इमेज न्यूट्रलिटी की है, न्यूट्रल इमेज है। क्योंकि पब्लिक तो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वीडियो इसीलिए देख रही है कि उसको जानकारी लेनी है, उसको जानना है। मिसगाइड होने के लिए तो नहीं पढ़ रही है, मिसगाइड होने के लिए तो कोई नहीं पढ़ रहा हूँ इवन। और इसके अलावा जो लोग बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, वो तो मिसगाइड होना ही नहीं चाहते हैं, वो तो अपना ओपिनियन बनाना चाहते हैं। तो हम लोग उस पर कोई भी ओपिनियन फोर्स नहीं कर सकते। हम लोग को लगता है कि हम लोग पब्लिक पे ओपिनियन फोर्स कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक को पता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आज के टाइम में, जब सोशल मीडिया और आरटीआई के टाइम में जब हर कोई पत्रकार बन सकता है, तो आज उस पत्रकार की वैल्यू है जो न्यूट्रल है, जिसकी इमेज न्यूट्रलिटी की है। जो एक बार अगर किसी पत्रकार पे ये दाग लग जाए कि नहीं ये न्यूट्रल नहीं है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग उसको सपोर्ट करना कम कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, ऑफकोर्स आज का टाइम पब्लिसिटी का टाइम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आज के टाइम में आप लोग किसी भी सरकार को बना सकते हैं, जिसको सपोर्ट करेंगे वो जीत जाएगा, जिसको अपोज करेंगे वो गिर जाएगा। आज का वैसा टाइम है और ये सच्चाई है। आज का टाइम, पहले होता था कि लोग जगह जगह सभा लेते थे, जहाँ जाके लोगों से मिलते थे। आजकल तो मोबाइल पे जो चल रहा है, सबका आदत दिमाग तो लोगों का 60% टाइम तो व्हाट्सएप पे ही जाता है, मोबाइल पे ही जाता है। तो जो व्हाट्सएप पे घरों घर तक पहुंच गया है, वही क्या कहते हैं जीतेगा। अब वो बात नहीं रह गई, और जिसने इस चीज को नहीं पकड़ा वो हारेगा। तो आज का टाइम तो ऐसा है कि मीडिया किसी को भी बना सकती है, किसी को भी गिरा सकती है, किसी की भी सरकार बना सकती है, किसी को भी जितवा सकती है, और घर घर तक किसी का भी मैसेज पहुंचवा सकती है। क्योंकि आप सभी के फॉलोवर्स हैं, आपके किसी के 20,000 फॉलोवर्स होंगे, किसी के 1 लाख फॉलोवर होंगे, किसी के 10 लाख फॉलोवर्स होंगे। आप कोई मैसेज डालेंगे वो तो इमीडिएट वायरल हो जाएगा। भंडारा जिले में कम से कम आप भंडारा के हैं तो इमीडिएट वायरल हो जाएगा। और आपके जो पत्रकार फ्रेंड है, कोई नागपुर में है, कोई बॉम्बे में है, ये करते करते आपने मन में चाह लिया किसी का मैसेज वायरल करना है, तो पूरा देश भर में वायरल हो जाएगा। और यही जो पुराने जमाने में घर में जाते थे, बताते थे, उनको तो कितना समय लगता था। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोग के पास जो पावर है, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि किसी सरकार को बना सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं, किसी की भी बदनामी कर सकते हैं, किसी का भी नाम बढ़ा सकते हैं। ये जो पावर है, ये पावर का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? वो देश को आगे बढ़ाना है, लोगों की सेवा करना है। और अगर हमने इस पावर का मिसयूज कर दिया, तो पहले तो हमारा इमेज तो खराब हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग अपने देश के साथ गलत करेंगे, अपने जो लोग हैं, हमारे साथ के लोग, उनके साथ हम लोग गलत करेंगे। तो हर पत्रकार ने इस जो उसके पास पावर है उसको समझना चाहिए, और उस प्रकार से ऑफकोर्स बाकी चीजों को छोड़ के देश को सबसे पहले रखना चाहिए, अपने जो नागरिक है उनको पहले रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रकार से मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अगर हम लोग को
यहाँ के नागरिकों की सेवा करने, अगर हमारा उद्देश्य वही है, तो कुछ चीजें थी जो मैं चाहता था कि मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। अब इसमें एक एडवर्टीजमेंट का विषय रहता है, तो मुझे किसी ने बोला कि भाई वो तो LCBPI देखते हैं, तो वो LCBPI क्यों एडवर्टीजमेंट देखते हैं भाई? एडवर्टीजमेंट तो सरकार फंड देती है हर महीने में, एक साथ नहीं देती। सरकार का बजट का इशू ऐसा रहता है कि सरकार क्या करती है कि एक बार 5 लाख देगी, फिर 5 लाख देगी, फिर 5 लाख देगी, और 5 लाख खर्च करो, फिर 5 लाख और देंगे, फिर 5 लाख खर्च करो, फिर 5 लाख और देंगे। ये सरकार का ऐसे ही बजट ऐसे ही चलता है। और जिसने 5 लाख खर्च नहीं किए उसको तो फिर साल भर कुछ नहीं देते। बोले एक क्वार्टर में आपने 5 लाख आपको दिए थे, आपने तो खर्च किए ही नहीं। तो इससे पहले क्या होता था कि वो बोले जो एडवर्टीजमेंट है वो तो खर्चा नहीं करते हुए उन्होंने बोला LCBPI देखेंगे। तो मैंने LCBPI से पूछा भी भाई आप क्या देखते हो? तो अल्टीमेटली LCBPI कैसे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं? LCBPI का साइन थोड़ा लगता है उसे। लेकिन लोगों के मन में था कि LCBPI सब देखेंगे। इवन क्लर्क के मन में, जो क्लर्क को मैंने पूछा कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट आप देते हो, कौन देता है? बोले LCBPI देते हैं। क्लर्क कौन है? बोले हाँ मैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट LCBPI देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर LCBPI एडवर्टाइजमेंट देंगे तो फिर हमारी जनता का नुकसान हो, क्योंकि LCBPI कहाँ से एडवर्टाइजमेंट देंगे? ये रेती वाले से लेके देंगे, कोई जानवर वाले से लेके देंगे, किससे लेके देंगे? अल्टीमेटली दारू वाले से लेके देंगे। यहाँ की जो महिलाएं उनका नुकसान होगा। मेरा ये मानना है कि हम लोग एक बार साल में एडवर्टाइजमेंट देने की वजह हम लोग 5 बार देंगे, जब जब पैसे आएंगे। बात तो वही है कि साल में एक बार इसको एडवर्टाइजमेंट हम लोग 5 बार देंगे। अब सरकार तो पैसे दे रही है, उस पैसे को वापस क्यों कर देना? उसको खर्च नहीं करना, उसको वापस कर देना, और फिर LCBPI को बोलना कि वो एडवर्टाइजमेंट दे। तो ये कुछ प्रकार है। ये मुझे लगा कि मौका अच्छा है, तो मैं आपको ये चीज भी इस बार क्लियर कर दूं कि ये चीज हम लोग जो चल रहा था वही चलने थे, लेकिन एक लीगल माध्यम से चला। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोग जैसे बताया गया, कारा मोदी जी ने बताया, और लोग सब जानते हैं कि पत्रकार रात भर काम करते हैं, और सुबह का जो अखबार आता है 5 बजे जो हमारे घर में आ जाता है, उसके लिए रात भर आप लोग टाइपिंग करते हैं, न्यूज देते हैं। कुछ ना कुछ आपकी फिटनेस में, हेल्थ में बहुत अच्छे इश्यूज देखे जाते हैं। वो इश्यूज आपके जो फिटनेस में आता है, कहीं ना कहीं चेहरे पे आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये प्रभाव देता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी हेल्थ पर जरूर एक ध्यान दें। जिन भी लोगों का आपके जिनका ये क्या कहते हैं पेट वगैरह बढ़ गया है, तो वो लोग थोड़ा उसको कम करने की कोशिश करें। इसके लिए मैंने अभी एक 4-5 दिन से अभी एक नया ये चालू किया है। पहले बीच में हमने एक क्रिकेट मैच रखा था, एक टीम बनवाई गई थी। चेतन जी को मैंने बता था कि हम लोग 11 लोगों की टीम है। लेकिन अभी मैंने ये चालू किया है कि हम लोग जो हमारा चैतन्य ग्राउंड है वहाँ पे डेली कोई ना कोई हम लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे। किसी दिन एक दिन फुटबॉल, एक दिन बास्केटबॉल, एक दिन हॉकी, एक दिन क्रिकेट। मतलब ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें 1 घंटे में अपना काम हो जाए। जैसे ज्यादा क्रिकेट खेलो 3 घंटे खेलना पड़ता है, लेकिन फुटबॉल खेले तो आधा पौन घंटे में ही अपना काम हो जाता है। तो मैं चेतन जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टीम बना के हम लोग डेली 7 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे से 9 बजे तक सुबह का जो समय है, हम लोग डेली एक ना एक स्पोर्ट्स रखते हैं, जिसमें मीडिया वाले भी रहे, पुलिस वाले भी रहे, कुछ क्लब के बच्चे वगैरह, जो यहाँ के जो युवा बच्चे हैं, ताकि आप लोगों का कम से कम 1 जो घंटा है वो आप लोग एंजॉय भी कर सकें, और हम लोग एक कोऑर्डिनेशन भी बना सके। और फिटनेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि योगा करो, योगा करना बोरिंग है, और रनिंग करो तो रनिंग करना भी बोरिंग है। कोई बोलेगा 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन बाद फिर एकदम से याद आता है कि मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, फिर 1 दिन चले गए सैर पे, फिर 15 दिन छोड़ दिया। फिटनेस तो आ जाएगा, लेकिन सर हमारा मनोबल खच्ची हो जाता है, हम लोग हार जाते ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें भी नहीं खेलना आता। अभी फुटबॉल में जैसे खेलने जाता हूँ, मैं अभी 4 दिन चालू किया, मेरे को भी खेलना नहीं आता। मैं तो एक इधर से भागता हूँ, फिर वापस इधर भागता हूँ, बॉल मेरे पास आती नहीं है, लेकिन कम से कम इधर उधर भागता रहता हूँ, तो उसमें मेरी फिटनेस हो जाती है। ग्राउंड में कभी इधर से भागे फिर वापस भागे, बात मनोबल की नहीं है, लेकिन हम दिन भर बहुत अच्छा फीलिंग आता है।
और अल्टीमेटली हमारा वो जीतना तो है ही नहीं। अगर मनोबल की बात है तो हम लोग 50-50 टीम बनाते हैं। आधा टीम इसका, आधा टीम उसका। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप लोग विचार दें, और अगर पॉसिबल है तो हम लोग इसको, ये जो उपक्रम है उसको चालू करते हैं, ताकि आप लोगों का फिटनेस बनना बहुत जरूरी है। फिटनेस बनाना, क्योंकि वो आपका बॉडी अगर फिट रहेगा तो माइंड भी फिट रहेगा, और फिट रहना तो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और बाद में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी कोशिश रहती है कि एक, ये जो आपको पता होगा IAS है, IPS है, ये ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है, और ब्रिटिशर फॉरेनर्स होते थे, फॉरेनर्स आके उस जिले में आके काम करते थे, तो जो आम नागरिक को ये लगता था कि ये फॉरेनर है। आज भी इंडिपेंडेंस के 75 साल के बाद भी लोगों को लगता है कि ये कोई फॉरेनर है। तो वो आगे सवाल पूछते हैं, बोले आप कहाँ से हो? बोले अच्छा राजस्थान से हो गया। वो अच्छा, बोले वहाँ का कल्चर अलग होगा। वो भले ही वो पुणे से, उसको भी फॉरेनर ही समझते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं जहाँ पर जाता हूँ, जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यही सोचूं कि मैं यहीं का नागरिक हूँ। नागरिक तो भारत का हूँ, यहीं का रेसिडेंट हो, रहवासी हूँ, और यहीं पे मैं पला पड़ा हूँ। तो यहाँ की जो समस्या है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश रहती है। भारत क्या एक जैसा ही देश है, जो समस्या राजस्थान में वही समस्या गुजरात में, वही समस्या महाराष्ट्र में, एक ही जैसी है। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, और मेरी ये, मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ कि मैं यही का हूँ, यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ। और फिर चलते चलते कभी कभी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि 2 साल खत्म हो जाते हैं, फिर हम लोग को एकदम से याद आता है कि नहीं भाई हम यहाँ के नहीं थे। उस दिन हम लोग का दिल टूट जाता है, क्योंकि हम 2 साल तो हम यही समझ रहे थे हम तो यहीं के हैं, यहीं के लोगों के साथ उठे बैठे, यहीं का खाना खाया। फिर एकदम से ध्यान में आता है कि नहीं यहाँ के नहीं है, और हम लोग को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी साइड पोस्टिंग भी दे दी जाती है। ये भी हमारा एक बहुत ही बड़ा, क्या कहते हैं, एक आयरनी है कि जब हम IPS अधिकारी हैं, लेकिन जब FP बनेंगे तभी हम लोग को लोग पूछेंगे, या कहीं मान लो SRPF कमांडेंट बना दिया तो बस वो 1000 लोग ही पूछते थे, 1000 लोग, और वो उनका जो फैमिली 1000 तो 4000 और 5000 जो लोग हैं। तो हम वो भी कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है SRPF कमांडेंट है, ये 5000 लोगों का ही हम लोग सेवा करें। फिर एक बार समझ में आता है कि नहीं हम यहाँ के नहीं थे। तो मेरी हमेशा ऐसे कोशिश रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भंडारा में जब तक मैं हूँ तो आप लोग मुझे यही का समझे। हालांकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी भ्रम भी टूट जाएगा कि नहीं हम यहाँ के नहीं है, लेकिन जब तक हैं इस भ्रम में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और इधर के जो नागरिक हैं उनकी समस्या को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट जो छोटा मोटा भी चल रहा है वो बाद में कभी बहुत बड़ा रूप ले लेगा, वो हमारे अगर ध्यान में आ गया तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर हम लोग ध्यान दें। और एक न्यूट्रल पत्रकारिता पे मैं चाहूँगा आज का दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट पत्रकारिता का जन्म प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से हुआ था, तो उसको हम लोग आज याद रखें। और एक बार मैं दोबारा से बोलूँगा कि जो मैंने फिटनेस वाला जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है उस पर आप लोग ध्यान दें, और अगर कुछ होता है तो आप मुझे बताइए। एक बार दोबारा सभी को राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे आज बोलने का मौका मिला उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ।